Welcome to the channel, guys. I hope you all are fine. So in today's lecture we will be discussing some important topics regarding MCQ सीरीज़ जो कि JKP कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और भी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स JK SSB कंडक्ट करवाने जा रहा है उन सब के लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चंस का जो टॉपिक रहने वाला है वो कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जो कुछ टॉपिक्स मेंशन है हमारे कांस्टेबल के सिलेबस में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और बाद में एक जो है ऑर्गेनाइजेशन को हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कि सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, मतलब किसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ मैंशनड हैं एज इट इज़ हमारे सिलेबस में, तो हमें पढ़नी पड़ेंगी, हालांकि वो कितनी ही ईजी हो और क्या क्यों ना हो। ठीक है, तो फिर भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो फादर ऑफ नेशन किसको बोला जाता है, नन अदर देन MK गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जो है उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम चलें, हु इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? क्या वो MK गांधी को कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, या लाला लाजपत राय? ठीक है, इनको कहा जाता है। तो आपसे इस क्वेश्चन का आंसर तो अभी मैं डिस्कस करूँगा ही। यहाँ पे एक पर्सनैलिटी है लाला लाजपत राय। ठीक है, आई थिंक आप में से जितनों ने भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है वहाँ पे इनका नाम ज़रूर पढ़ा होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का नाम पढ़ने के बाद 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। ठीक है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी आपको पता होगा 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वो जो है अलग हो गए थे, यानी कि कांग्रेस में कुछ लोग मॉडरेट थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट यानी कि वो कहते थे हमें लड़ के आज़ादी चाहिए, कुछ लोग कहते थे कि हमें मॉडरेट यानी कि अंग्रेज़ों के साथ मिल के जो है अपने हकूक़ के बारे में लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब आप बताओ, लाला लाजपत राय मॉडरेट्स में से थे या एक्सट्रीमिस्ट में से थे? ठीक है, इन दोनों का डिसीज़न आपने मुझे बता के कमेंट में बताना है कि लाजपत राय जो थे ये मॉडरेट थे या एक्सट्रीमिस्ट थे। तो इसका आंसर अगर हम डिस्कस करें तो ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो आप इसका आंसर अभी यहाँ पे मेंशन करो कि इसका ऑप्शन आंसर क्या रहने वाला है। सो इसका ऑप्शन जो है नन अदर देन दादा भाई नौरोजी इज़ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं डायरेक्ट। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JK SSB पूछता भी रहता है इस क्वेश्चन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सरोजनी नायडू या लाला लाजपत राय। तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो ऑप्शन नंबर C, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, जो कि JK SSB ने पिछले एग्ज़ाम जो वेटनरी फार्मासिस्ट हुआ था वहाँ पे पूछा था। हु इज़ द नोन ऑफ, मतलब किसका जो टाइटल है वो नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी। यस, तो अभी जैसे कि यहाँ पे एक ही पर्सनैलिटी बची है लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर दूँ मॉडर्न जो हिस्ट्री के रिलेटेड। तो यहाँ पे मतलब पढ़ाने का या बताने का तरीका मेरा ऐसा है जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1927 और 28 में। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लेना 1927 या 28। आपको पता है साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन में जो लोग थे ना 7, ठीक है, वो 7 के 7 लोग कौन थे? वो ब्रिटिशर्स थे, और वो आए थे हिंदुस्तान का कानून बनाने, हिंदुस्तान के कानून देखने, हिंदुस्तान के हालात देखने। तो वो वापस जाते और 1935 का जो एक्ट आना था वो उसी बेस पे आता था, वो एक रिपोर्ट बनाते। तो यहाँ इन लोगों ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि साइमन कमीशन जो है उसमें जितने भी लोग हैं सारे ब्रिटिशर्स हैं, सारे वाइट पीपल्स हैं। तो क्या इन्होंने इतना ज़रूरी नहीं समझा कि हम इंडिया की रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, इंडिया के लोगों के बारे में कानून बनाने जा रहे हैं, और इसमें हम इंडिया को इन्वॉल्व नहीं कर रहे? तो इंडियंस ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके खिलाफ आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किए। तो एक प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय लाहौर स्टेशन पे क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये जो है ये गलत है, साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, ऐसा नारा दे रहे थे। तो वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ और लाला लाजपत राय की वहाँ पे डेथ हो गई थी लाहौर में। ठीक है, तो ये हुआ था 1927 में साइमन कमीशन जब आया था। पंजाब केसरी इन्हीं को कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, तो वहाँ आपको पता होगा कि गुप्ता अम्पायर का एक जो है राजा था जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था।
तो क्या वो अशोका था, क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य था, क्या वो समुद्रगुप्त था या कुमारगुप्त था। ठीक है, इनके बारे में आपने मुझे बताना है। अशोका वाज अ पर्सनैलिटी जिन्होंने जो है कौन सी वॉर लड़ी थी, इन्होंने कलिंगा वॉर लड़ी थी। देन आफ्टर दैट ये बुद्धिज़्म में जो है कन्वर्ट हो गए थे। इन्होंने इतने लोगों की जो कत्लो गारत देखी, खून खराबा देखा, लोग डिस्प्लेस, लोगों की परेशानियाँ देखी, तो इन्होंने जो है वायलेंस को ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद संन्यास ले लिया उन सब चीज़ों से। राजा तो बने रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा मॉडरेट और नॉन वायलेंट वाले काम इन्होंने किए। ठीक है, फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? फिर उसके बाद आता है समुद्रगुप्त इज़ द राइट आंसर। नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा और एक्सट्रीम मतलब खतरनाक वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है देन आप जो है बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी है। ये जो नेपोलियन वर्ड है, ये नेपोलियन वर्ड कौन सी हिस्ट्री से आया और कहाँ से आया है? ठीक है, ये नेपोलियन क्यों बोला गया इसको, नेपोलियन ऑफ इंडिया? ये नेपोलियन कौन था? ठीक है, अगर किसी को पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जिसको पता है मैं मानता हूँ कि उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। फिर आते कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, जैसे कि आज ऑक्सफोर्ड की हम बात कर रहे हैं, और भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, तो उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी उस टाइम पे लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। इंडिया वाज द हब ऑफ एजुकेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। चाइना से, वर्ल्ड के डिफरेंट इलाकों से लोग इंडिया आते थे पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने। इंडिया वाज द हब ऑफ एजुकेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो देर वाज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड एज नालंदा यूनिवर्सिटी। तो वो जो बिल्ड की थी वो कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? क्या वो कालिदास थे, क्या वो ध्यानचंद थे, क्या वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, क्या वो नायडू थी? ठीक है, नायडू, हु एवर नायडू इस। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन एलिमिनेट कर देता हूँ। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में से शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ठीक है, ये तो मैं बता दूंगा शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ कश्मीर जो है वो आपने मुझे बताना है कि किसको कहा जाता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया इज़ कालिदास। ठीक है, कालिदास को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ध्यानचंद कौन थे? मेजर ध्यानचंद, ही वॉज द वन ऑफ द बेस्ट मैजिशियन ऑफ हॉकी इसको बोला जाता है। ठीक है, मैजिशियन ऑफ हॉकी इनको बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने हॉकी में बहुत खतरनाक तरीके से इनका प्रदर्शन रहा है, तो इंडिया को इन्होंने गोल्ड वगैरह भी दिलाए हुए हैं हॉकी में। ठीक है, इंटरनेशनली इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है हॉकी में। तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास, और ये अबुल कलाम आज़ाद का तो आपके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, खुजराहो टेम्पल्स। अब मैंने कहा था एक टॉपिक तो ये हो गया, हमने कुछ टाइटल्स वगैरह डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया। ठीक है, खुजराहो टेम्पल्स कहाँ पे? खुजराहो टेम्पल्स एक इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोमिनेंट साइट है खुजराहो टेम्पल्स। अब आपने मुझे बताना है कि ये जो टेम्पल है ये कौन सी स्टेट में जो है सिचुएटेड है। ठीक है, क्या ये उत्तर प्रदेश में, क्या ये मध्य प्रदेश में, बिहार में या राजस्थान में है? तो इसका ऑप्शन होने वाला है मध्य प्रदेश में। खुजराहो टेम्पल्स आर सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अभी हम अगर नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें, कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल जो है, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? क्या ये यूपी में है, उड़ीसा में है, बिहार में है या राजस्थान में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग सबसे पहले वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इसका आंसर दो, देन आफ्टर दैट हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपने आंसर दे दिया। कोणार्क सन टेम्पल इज़ इन उड़ीसा। वेयर इज़ इट? इट इज़ इन उड़ीसा। ठीक है, याद रखना। देन आफ्टर दैट अगर हम आगे चलें, सांची स्तूपा। ठीक है, पहली बात तो सांची स्तूपा जो है ये किस रिलीजन पे बेस्ड है, कौन से रिलीजन की जो है ये बात करता है ये सांची स्तूपा। देन आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि कौन सी स्टेट में है। क्या सांची स्तूपा बुद्धिज़्म से है या जैनिज़्म से है या किसी और रिलीजन से है? चलो ठीक है, अगर इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने मुझे बताना है बुद्धिज़्म कौन सी लैंग्वेज फॉलो करता था और जैनिज़्म कौन सी लैंग्वेज फॉलो करता था। जैसे कि मैंने आपको बोला, इन दोनों ये जो दोनों लैंग्वेजेस फॉलो करते थे उन दोनों को जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में डाल दिया गया है। ठीक है, अब आपने रिवीजन के तौर पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया मैंने कहा था टोटल 11 हो चुकी है और 5 और नई लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐड हो गई हैं एज अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि ये क्लासिकल लैंग्वेजेस में कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो ऐड हुई हैं, और वो 2 लैंग्वेजेस हैं, एक बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएटेड है, एक जैनिज़्म के साथ है। तो आपने मुझे बताना है कि जैनिज़्म वाली कौन सी है और बुद्धिज़्म वाली कौन सी है। तो सांची स्तूपा इज़ इन कहाँ है? क्या ये बिहार में है? सांची स्तूपा इज़ इट इन बिहार और समवेयर एल्स?
आई एम कन्फ्यूज इन, आई थिंक इट इज़ इन बिहार। अजंता एंड एलोरा केव्स, ठीक है, अजंता और एलोरा केव्स जो है ये कहाँ पे हैं? आप मुझे बताओ, अजंता और एलोरा केव्स जो है, अजंता और एलोरा केव्स, सॉरी आई एम रॉन्ग। तो ये जो सांची स्तूपा है ये मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूपा इज़ अ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, इट इज़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो अभी हम नीचे बात कर रहे थे अजंता एंड एलोरा केव्स। अजंता एंड एलोरा केव्स जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये कुछ केव्स हैं, कुछ गुफाएं हैं, जिन गुफाओं में क्या हुआ है, उन गुफाओं में क्या होता है, उन गुफाओं में बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स हैं, ठीक है। मोस्टली बुद्धिज़्म की भी हैं, जैनिज़्म की है, और कहीं कहीं पे हमें हिंदुज़्म की भी पेंटिंग्स मिलती हैं। ये जो दोनों साइड से अजंता एज वेल एज एलोरा, ये जो है ये महाराष्ट्र में है, और इनको बिल्ड किसने किया था? राष्ट्रकूटाज ने। RASHTRAKUTAS, ठीक है। ये राष्ट्रकूटाज एक जो थी, क्या थी ये एक डायनेस्टी थी। दांती दुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, और वहाँ पे इन डायनेस्टीज़ के जो राजाज थे उन्होंने अजंता और एलोरा केव्स जो है ये बिल्ड करी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो अब आते हैं कुछ स्टेट्स के टैग्स के बारे में, ठीक है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरला को कहा जाता है, उड़ीसा को कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है, या महाराष्ट्र को कहा जाता है? तो जैसे कि आप सबको आई थिंक पता होगा, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, तो केरला को कहा जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। केरला को एक और नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैं पिछले एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करता रहता हूँ, और इसीलिए मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे बता दूँ कि पिछले एग्ज़ाम्स में जो वेटरनरी फार्मासिस्ट हुआ था उसमें पूछा गया था कि गॉड्स ओन कंट्री, यानी कि गॉड ओन कंट्री जो है वो किस स्टेट को कहा जाता है? तो केरला इज़ द स्टेट जिसको कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री, ठीक है। चलो, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। फिर है ग्रैनरी ऑफ इंडिया। ग्रैनरी ऑफ इंडिया से आपको समझ आ जाना चाहिए, ग्रैनरी ऑफ इंडिया यानी कि कोई ऐसी मतलब स्टेट जहाँ पे अनाज बहुत ज़्यादा उगता हो, क्योंकि ग्रैनरी क्या होती है? ग्रैनरी एक टाइप का पॉट होता है। पॉट समझते हो, एक पॉट होता है, पॉट जहाँ पे क्या है, हम जो अपना सरप्लस होता है, जैसे कि हम आटा होता है हमारा, या चावल होते हैं, राइस होता है, वीट होता है, तो ये सब हम किसी बड़े पॉट में रखते हैं, ठीक है। तो वो सरप्लस होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है ग्रैनरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है कि ग्रैनरी ऑफ इंडिया किस स्टेट को कहा जाता है? ग्रैनरी ऑफ इंडिया नन अदर देन पंजाब को ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि पंजाब बहुत सारी चीज़ों में नंबर फर्स्ट पे आती है कि ये प्रोड्यूस करती है सबसे ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लें, उड़ीसा की कैपिटल क्या है ये आप मुझे इसमें बता दो कमेंट बॉक्स में। बिहार की कैपिटल जो है वो पटना है, ठीक है, और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, और मुंबई को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है वो मुंबई में ही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो भी महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर बॉल ऑफ इंडिया। शुगर बॉल किसको कहा जाता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर होती होगी, जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होती होगी, तो उसी को कहा जाएगा शुगर बॉल ऑफ इंडिया। तो शुगर बॉल ऑफ इंडिया नन अदर देन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता है? शुगर बॉल ऑफ इंडिया। तो फिर उसके बाद राइस बाउल ऑफ इंडिया। राइस बाउल ऑफ इंडिया मतलब राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? हो सकता है आप में से बहुत ज़्यादा लोग पंजाब को टिक करें या वेस्ट बंगाल को टिक करें। हाँ, इन दोनों स्टेट्स में राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश इज़ द स्टेट जिसको राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया। चलो अब मैं थोड़ा सा टाइटल भी लेके आया कि पिंक सिटी ऑफ इंडिया कौन है? क्या वो जयपुर है, डिब्रूगढ़ है, आगरा है, या उदयपुर है, ठीक है। तो इसका पिंक सिटी ऑफ इंडिया जो है वो जयपुर है, इट इज़ इन राजस्थान। डिब्रूगढ़ का आपने मुझे बताना है कि डिब्रूगढ़ कौन सी स्टेट में, ठीक है। ऐसे मुझे पता चलेगा कि आपको जो है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया की नॉलेज है या नहीं है। आगरा जो है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर उसके बाद उदयपुर जो है, उदयपुर इज़ अनदर सिटी इन राजस्थान, जैसे कि जयपुर है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि आपसे एक और चीज़ डिस्कस करनी है, वो एक ही स्लाइड में, जैसे कि आपको पता ही है कि आपके सिलेबस में जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे मेंशन है, जिसमें से एक सार्क है, ठीक है। SAARC, सार्क यानी कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म याद करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन
फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन यानी कि साउथ एशिया की एसोसिएशन है, साउथ एशिया की एसोसिएशन है फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। रीजनल कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा रीजन है, जिस रीजन की हम अभी बात कर रहे हैं साउथ एशिया, तो उसी रीजन की हम बात करें तो उसका जो रीजनल कॉपरेशन होगा, इन नेशंस का जो कॉपरेशन होगा उसकी बात हो रही है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, तो अगर हम इसके सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि इसकी फुल फॉर्म के बारे में। ठीक है, अगर पूरी फुल फॉर्म ना पूछी तो पूछेगा कि सार्क में आर का क्या मतलब है, तो हमें पता होना चाहिए रीजनल। सार्क में सी का मतलब क्या है, तो कॉपरेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है कि एस्टैब्लिशमेंट इसकी हुई है 8 दिसंबर 1985। मोस्टली आपको क्या होता है, आपको दिन याद नहीं करना होता है, 8 दिसंबर याद नहीं करना है, 1985 याद कर लो, दैट इज़ इनफ। ठीक है, 1985 इज़ द एस्टैब्लिश्ड ईयर ऑफ सार्क। ठीक है, अब इसमें की कंट्रीज़ कौन कौन सी है वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, बट फिलहाल हम आगे चलते हैं। हम अगला जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, हेडक्वार्टर इज़ इन काठमांडू नेपाल। और अगली चीज़ अगर हम बात करें तो इसका जो सेक्रेटरी जनरल है 2024 में वो गुलाम सरवर है। ठीक है, गुलाम सरवर इज़ द जनरल सेक्रेटरी टिल नाउ ऑफ सार्क। ठीक है, जो सार्क का जो हेड है इस टाइम पे वो है गुलाम सरवर। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसकी मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी है यहाँ पे जिसका नाम है MBBS पैन। ठीक है, हर वर्ड यहाँ पे जो है एक कंट्री डिनोट करता है, हर वर्ड क्या कर रहा है, एक कंट्री डिनोट कर रहा है। ठीक है, एम फॉर आता है मालदीव्स, एम फॉर मालदीव्स। ठीक है, एम फॉर क्या आता है, मालदीव। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको क्या याद करना है, सिर्फ हाँ, तो आपने को क्या करना है, आपको सिर्फ यह क्या करना है, ये ट्रिक याद करनी है। ट्रिक याद करने से आपको क्या होगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एम फॉर जैसे कि मैंने आपको बोला, एम फॉर मालदीव्स। ठीक है, बी फॉर बांग्लादेश। ठीक है, अनदर बी फॉर भूटान। ठीक है, एम फॉर मालदीव्स, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, एस फॉर क्या होना चाहिए, अगर आपने मैप देखा है इंडिया का तो एस फॉर आएगा श्रीलंका, सॉरी। एम फॉर मालदीव्स, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान और बी फॉर एस फॉर क्या आएगा, श्रीलंका। ठीक है, ये आगे कितनी कंट्रीज, 4 कंट्रीज। एक बार फिर से, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। ठीक है, पैन का मतलब पी फॉर आपको पता है पाकिस्तान, ए फॉर अफ़गानिस्तान, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल। ठीक है, ये 4। MBBS पैन, एम फॉर हो गया मालदीव्स, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफ़गानिस्तान, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल। तो दीज आर द कंट्रीज़ ऑफ सार्क। 8 कंट्रीज़ जो हैं इसकी अभी इस टाइम पे एट प्रेजेंट मेंबर हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने आज डिस्कस करी। देन आफ्टर दैट अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आपको सेशन लाइक करना है। कोई और सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, देन आफ्टर दैट जो ये कांस्टेबल है इसकी हमारी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है द एग्ज़ाम काउंसलर के एप्लीकेशन पे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे सेशनल टेस्ट और जो कांस्टेबल के लिए जितने भी टेस्ट हैं वो लगा सकते हो। सेशनल टेस्ट और ये टेस्ट लगाने क्यों ज़रूरत है, आपको पता चलता है कि अगर आपको जो चीज़ें आती हैं आपको कॉन्फिडेंस आता है, जो चीज़ें आपको नहीं आती है आपको पता चलता है कि आपकी कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, तो आप उनको उस टाइम सुधार सकते हो कि हाँ ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है, वो आपको पता चल जाता है। अब बाकी नेक्स्ट सीरीज़ आपको किसी चीज़ पे डाउट है, किसी चीज़ को पे आप नेक्स्ट सीरीज़ अगर आप चाहते हो कि फ़लाने टॉपिक पे आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें उस टॉपिक को ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आया है, सेशन पसंद आया, आपको सेशन लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो यहाँ पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको द एग्ज़ाम काउंसलर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है, टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। देन आफ्टर दैट चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।